जयपुर नामक एक छोटे से गांव में कड़ाके की ठंड ने गांव वालों की जिंदगी को ठहराव में ला दिया था। बर्फीली हवाएं जैसे हर किसी को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे समय खुद भी ठहर गया हो। ठिठुरती ठंड ने लोगों के दिलों में डर और चिंता भर दी थी। खेत बंजर हो गए थे। इस सर्द मौसम ने मानो हर किसी की जिंदगी को एक अजीब सी स्थिरता में ला दिया था। इस बार ठंड ने तो सच में हद कर दी है। सुबह से ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, जैसे उनमें जान ही नहीं हो। घर में चूल्हा जलाना तो दूर, आग जलाने की हिम्मत भी नहीं होती। लगता है इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। हवा के एक झोंके से ही लगता है कि जैसे हड्डियां जम गई हैं। इस ठंड में घर से निकलने की हिम्मत भी नहीं होती। दूसरी तरफ बाबूलाल अपनी बहन चुटकी के साथ रहता था। ठंड की इस भयंकर मार में उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी जब तक वो ठंड बर्दाश्त कर पा रहा था तब तक वो मेहनत कर रहा था। भैया, इतनी ठंड में आप जंगल क्यों जाते हैं? देखिए, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी ठिठुर गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? आपको खुद का ख्याल रखना चाहिए। ये ठंड बहुत खतरनाक है भैया, मुझे आपकी चिंता लगी रहती है। बहन, मैं भी जानता हूं कि ये ठंड कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं लकड़ियां काटने नहीं जाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा नहीं है, ना अनाज ना पैसे। ये लकड़ियां ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी भी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैं हार मान जाऊंगा तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ अधर में लटक जाएगा। इसलिए बहन, मुझे काम करना ही होगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। लेकिन भैया, क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या किसी से मदद नहीं ली जा सकती? आपकी ये हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। क्या हम गांव के लोगों से मदद नहीं मांग सकते? बहन, इस दुनिया में दूसरों की मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। यहाँ हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता। छुटकी, जल्दी से खाना लगा दे। मुझे सुबह जल्दी जंगल जाना है ताकि दिन ढलने से पहले लकड़ियां काटकर वापस आ सकूं। भैया, खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं बचा है और पैसे भी खत्म हो चुके हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, न अनाज, न पैसे, न कोई साधन। क्या? घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा? ये कैसे हो गया? छुटकी, कल ही मैं सोच रहा था कि लकड़ियां बेचकर कुछ आटा डाल ले आऊंगा, लेकिन ठंड के मारे बाजार भी नहीं जा सका और अब तो घर में एक दाना भी नहीं बचा। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। अब कैसे गुजारा करेंगे? भैया, आप ही हर बार हमारे लिए सब कुछ करते हैं। अब तो हाल ऐसा हो गया है कि आग जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं बची। ऊपर से ये ठंड हमारी जान ले रही है। बस ये कुछ लकड़ियां भी आज खत्म हो जाएंगी, फिर तो हमारे पास आग जलाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। ठंड में हमारी हालत और भी बदतर हो जाएगी। छुटकी, उदास मत हो। ये मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। कल मैं जंगल जाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, और लकड़ियां बेचकर घर के लिए कुछ सामान लेकर आऊंगा। कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी और सन्नाटे का माहौल था। इस भयंकर ठंड में बाबूलाल जैसे मेहनत करने का जज्बा रखने वाले भी परेशान हो गए थे, मगर पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें हर हाल में काम करना था, चाहे ठंड उनकी जान ही क्यों न ले ले। हे ऊपर वाले, यह ठंड तो जान ही ले लेगी, पर लकड़ियां ना काटूं तो चूल्हा कैसे जलेगा? सर्द हवा जैसे मेरी हिम्मत को आज जमा रही है। मेरी मेहनत का हर रोज इम्तिहान ले रही है।
बाबूलाल ठंड से हार मानकर भारी कदमों से वापस घर लौट आया, जब ठंडी बर्फीली हवाओं ने उसकी हिम्मत को चकनाचूर कर दिया था। छुटकी, आज तो हिम्मत जवाब दे रही है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लकड़ी काटने का ख्याल भी सेहरा देता है। भैया, अब आप क्या करने वाले हैं? कल फिर से जंगल जाऊंगा, लेकिन आज के लिए सेठ किरोड़ीमल से कुछ पैसे उधार लेने पड़ेंगे। दिन ब दिन बढ़ती ठंड ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। जंगल जाने का इरादा तो था, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा, सर्द हवा के तीखे थपेड़ों ने उसे झकझोर दिया। लकड़ी काटना तो दूर, खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। मजबूरी में अपनी बहन का पेट भरने के लिए बाबूलाल सेठ किरोड़ीमल के पास मदद मांगने चला गया। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा और कड़ाके की ठंड के चलते लकड़ी काटने का काम भी नहीं हो पा रहा है। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा? लेकिन अगर तुम पैसे नहीं चुका पाए तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपनी बहन का विवाह मुझे करना होगा। क्या कह रहे हो सेठ किरोड़ीमल? ये क्या बेहुदी बात की है तुमने? मेरी बहन के भविष्य के साथ खेलना तुम्हारे लिए इतना आसान है क्या? ये तुम्हारे सामने मेरी शर्त है। अगर तुम मुझे मेरे पैसे लौटा नहीं पाए तो तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी होगी। मैं किसी भी हालत में तुम्हारी ये शर्त नहीं मान सकता, लेकिन आज पैसे ले रहा हूं। 1 हफ्ते में चुकता कर दूंगा। और याद रखना किरोड़ीमल, ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है। एक दिन तुम्हारा भी वक्त आएगा। बाबूलाल पैसे लेकर गुस्से में वहां से बाहर चला जाता है। बाबूलाल पैसे लेकर घर की ओर लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसका दोस्त किशन उससे मिलता है। बाबूलाल भाई, कैसे हो? बड़ी देर से देखा तुम्हें, कहीं जा रहे हो क्या? किशन, बहुत मुश्किल में हूं। सेठ किरोड़ीमल से मैंने कुछ पैसे उधार लिया था, लेकिन वो मुझसे कहता है कि अगर समय पर पैसे नहीं लौटा सका तो मेरी बहन का विवाह उससे करवाना होगा। क्या करूं? समझ नहीं पा रहा हूं। ये तो बहुत बुरी बात है। बाबूलाल भाई, तुम तो मेहनती आदमी हो और अब ऐसा लगता है कि सब कुछ उल्टा हो गया है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तुमसे बात करके थोड़ा दिल को सुकून मिला है किशन, लेकिन सच में अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में खाने को कुछ नहीं है और ठंड ने काम करने की भी हिम्मत छीन ली है। तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी तकलीफें मुझे बहुत गहरी महसूस हो रही हैं बाबूलाल। तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। और तुम बताओ, तुम्हारा हाल कैसे है? बहुत बुरा हाल है भाई। घर में खाने के लिए राशन नहीं है, खेत भी खराब हो गए हैं, बीवी की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं भी बहुत परेशान हूँ। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूं। ऊपर वाला तुम्हारी भी परेशानी दूर करे। बाबूलाल वहां से चला जाता है और किशन भी अपने घर चला जाता है। किशन के पास खाने के लिए राशन भी था, आग जलाने के लिए लकड़ियां भी थीं और उसकी पत्नी भी बिल्कुल सेहतमंद थी। आज तो मजा आ गया। बाबूलाल ने अपनी पूरी कहानी सुना डाली। बेचारा परेशान था। अगर वह उधारी नहीं चुका पाया तो उसे अपनी बहन का विवाह मजबूरन सेठ किरोड़ीमल से कराना पड़ेगा। क्या सच में? बाबूलाल तो बिल्कुल पागल हो गया है। हाँ, वही। और तू जानती है, उसकी परेशानी सुनकर तो मजा ही आ गया। कह रहा था घर में कुछ नहीं बचा, लकड़ी तक नहीं काट सकता, अब पैसे कहां से लाए? बेचारा बुरी तरह फंस गया है। सच में वो बाबूलाल तो बुरी तरह फंस गया है। उसकी हालत देखकर हमें हंसी आ रही है। और उसकी बहन का क्या होगा? अब सेठ किरोड़ीमल से उसकी शादी करवाकर उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल, उसकी बहन की शादी तो अब तय है। बस इंतजार है कि कब ये तमाशा खत्म हो और हमें मजा आए। किशन और उसकी पत्नी बाबूलाल की मुश्किलों पर हंस रहे थे। उनकी सोच इतनी क्रूर थी
कि वे उसकी बेबसी को मजाक समझ रहे थे और यह सोचकर खुश हो रहे थे कि कैसे उसकी बहन और उसके भविष्य को और भी कठिन बना सकते हैं। उधर बाबूलाल ने जैसे तैसे एक वक्त का खाना खाकर अपनी बहन के साथ रात गुजार ली, लेकिन सुबह फिर वही चुनौती, वही संघर्ष उसका इंतजार कर रहा था। भारी कदमों से वह जंगल में लकड़ी काटने गया। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उसके हाथ जकड़ गए। उसने पूरी कोशिश की मगर ज्यादा लकड़ी नहीं काट पाया। जैसे तैसे थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठा करके वह घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी बहन की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वह बेचारी कांपते हुए कंबल में लिपटी पड़ी थी। बाबूलाल के दिल में चिंता और डर दोनों घर कर गए। भैया, बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अब और सहन नहीं कर पाऊंगी। भैया, कृपया वैद्य जी को बुला लो। छुटकी, चिंता मत कर, मैंने आग जला दी है। तू थोड़ी देर में ठीक महसूस करेगी। मैं वैद्य जी को बुलाने की कोशिश करूंगा, बस तू हिम्मत रख। हे ऊपर वाले, अब तुझी से आस है, मेरी छुटकी को ठीक कर दे। लेकिन मैं वैद्य जी को कैसे लाऊं जब घर में पैसे ही नहीं हैं? बाबूलाल वैद्य जी से मिलने उनके घर की तरफ जाने लगता है। वैद्य जी, मेरी बहन बहुत बीमार है, उसे आपकी सख्त जरूरत है। कृपा करके चलिए और उसका इलाज कर दीजिए। बाबूलाल, तेरी हालत तो मैं जानता हूं, लेकिन इलाज मुफ्त में नहीं होता। पहले पैसे लेकर आ, फिर मैं तेरे साथ चलूंगा। वैद्य जी, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं पैसे दे दूंगा, जैसे भी हो। बस मेरी बहन की जान बचा लीजिए। गरीबों की यही दिक्कत है, इलाज तो चाहिए पर पैसे नहीं हैं। सुन, जब पैसे हों तब आना, अभी मेरा वक्त खराब मत कर। बाबूलाल निराश होकर वहां से लौटने लगता है और किशन से मदद लेने उसके घर की ओर जाने लगता है। तभी उसकी नजर उसके दोस्त किशन पर पड़ती है। बाबूलाल, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? किशन भाई, मेरी बहन बहुत बीमार है, उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मैंने वैद्य जी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पैसे मांगे। अब ना मेरे पास पैसे हैं, ना कोई और सहारा। भाई, तेरी हालत सुनकर सच में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं भी बेबस हूँ। इस ठंड में खुद भी परेशान हूँ और घर में खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ बचा है। किशन, मैं तुझसे बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। तूने हमेशा मुझे अपना भाई कहा है, तो बस एक बार मेरी मदद कर दे, थोड़ा सा सहारा दे दे। मेरी बहन की जान बच सकती है। बाबूलाल, मेरी बात समझ। मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन खुद अपने घर का खर्च भी नहीं उठा पा रहा। अगर मेरे पास कुछ होता तो सबसे पहले तुझे ही देता। किशन, क्या अब इंसानियत भी ठंड में जम गई है? मेरी बहन की जान खतरे में है। अगर तू भी मना करेगा तो मैं किससे उम्मीद करूं? बाबूलाल, मेरी बात समझ। मैं मजबूर हूँ। ऊपर वाले से प्रार्थना कर कि वो तुझे इस मुसीबत से निकाल दे। बस मेरे लिए भी दुआ करना। किशन बाबूलाल को पीछे छोड़कर चला जाता है। बाबूलाल वहीं खड़ा रहता है, अपनी बेबसी को महसूस करता हुआ। वह अपने दिल की गहराइयों से एक आवाज सुनता है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बाबूलाल जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह सोचता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी बहन के लिए लड़ता रहूंगा। मैं जंगल में जाऊंगा और लकड़ियां काटूंगा, चाहे कितनी भी ठंड हो। मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए कुछ भी करूंगा। बाबूलाल जंगल में चलते हुए अचानक देखता है कि एक बाबा के ऊपर एक भारी पत्थर गिरा हुआ है। पत्थर बाबा के शरीर पर दबाव डाल रहा होता है और बाबा के चेहरे पर दर्द की लकीरें दिखाई देती हैं। बाबूलाल बिना किसी हिचकिचाहट के पत्थर को हटाने के लिए दौड़ता है। वह पूरी ताकत से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है और जैसे ही वह पत्थर को एक ओर खिसकाता है, बाबा राहत की सांस लेते हैं। बाबूलाल अब पूरी तरह से बाबा की ओर मुड़ता है और कहता है, आप ठीक तो हैं बाबा? बेटा, आज तूने मेरे लिए फरिश्ते का काम किया है। अगर तू यहाँ न होता तो शायद मैं आज यहाँ ही अपनी जान गंवा बैठता। भगवान तुझे हमेशा
खुश और सलामत रखे। बाबा, यह मेरा कर्तव्य था। इंसान को मुसीबत में देखकर मदद करना तो हर किसी का काम होता है, लेकिन आप इस हालत में यहाँ कैसे फंसे? बेटा, मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटी लेने आया था। ठंड का मौसम है और लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन अचानक यह भारी पत्थर गिरा और मैं इसके नीचे दब गया। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, पर तूने आकर मेरी जान बचा ली। इसके बदले में मैं तुझे यह चीज देना चाहता हूँ। इसे मामूली मत समझना, ये बोतल तुझे बहुत काम आएगी, लेकिन ध्यान रखना, इसे बिना वजह कभी मत खोलना। जब तुझे लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा और हर उम्मीद खत्म हो चुकी है, तभी इसे खोलना। बाबूलाल बाबा का धन्यवाद करता है और बाबा की ओर देखता है, लेकिन जब वह पलटकर दोबारा देखता है तो बाबा वहां से गायब हो चुके होते हैं। बाबूलाल थका हारा घर लौटता है। उसकी बहन छुटकी बिस्तर पर पड़ी हुई है, बहुत कमजोर लग रही है। बाबूलाल उसकी ओर देखता है और उसकी आंखों में निराशा और थकान साफ नजर आती है। छुटकी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी बंदोबस्त नहीं हो पाया। जंगल में लकड़ी काटने गया था, पर ठंड ने मुझे और भी कमजोर कर दिया। भैया, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं छुटकी। अब बस हमें कुछ और रास्ता सोचना होगा। इतने में ही वहां सेठ किरोड़ीमल आ जाता है। बाबूलाल, तुम पहले मेरे पास आए थे, तो अब मुझसे ही मदद क्यों नहीं ले रहे हो? अभी भी वक्त है। अपनी बहन की शादी मुझसे करवा दो, तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। सेठ किरोड़ीमल, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे और तकलीफ होती है। क्या तुम नहीं समझते? मेरी बहन किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी। अब तुम्हारे लिए इस कर्ज को चुकाना नामुमकिन है। अगर तुम नहीं चाहते कि सब कुछ खत्म हो जाए, तो मेरी शर्त मान लो। तुम समझते क्या हो सेठ? मेरी बहन की शादी तुम्हारे जैसे आदमी से कभी नहीं हो सकती। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे, तो याद रखना, तुमने खुद मेरी मदद ठुकराई है। मेरी मदद से तुम अपने सारे कर्ज से मुक्त हो सकते हो। तुम्हारी मदद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बहन का भविष्य तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगा। ठीक है बाबूलाल, अब देखता हूं कि तुम अपनी बहन के लिए क्या कर पाते हो। अगर मेरी बहन को तुमसे शादी करनी पड़ी, तो मैं सब कुछ खो दूंगा, लेकिन मैं उसे तुम्हारे जैसे इंसान से जुड़ने की सजा से जरूर बचाऊंगा। सेठ किरोड़ीमल गुस्से में वहां से बाहर चला जाता है, जबकि बाबूलाल चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी आंखों में संकल्प और संघर्ष की गहरी झलक साफ नजर आती है। भैया, आप बहुत परेशान हो रहे हैं और ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप एक काम कीजिए, मेरी शादी सेठ किरोड़ीमल से करवा दीजिए। मुझे पता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कम से कम आप पर जो बोझ है वो तो हट जाएगा। मेरी किस्मत में जो लिखा है वो तो सही लूंगी, मगर आप तो कम से कम चैन से जी पाएंगे। जी, मैं तुझे कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। हम किसी भी हालात में हार नहीं मानेंगे। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। ऊपर वाला हमारी मदद करेगा, मुझे पूरा यकीन है। हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। भैया, जो आप कर रहे हैं वो बहुत कठिन है। आप मुझे इन सब परेशानियों से बचाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप खुद परेशान हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप और कष्ट झेलें। छुटकी, मैं तुझे कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। देख, ऊपर वाले की मदद से हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे। मेरी जिंदगी में तू ही तो है और मैं तुझे कभी दुखी नहीं देख सकता। परेशान होकर बाबूलाल मंडी जाता है और वहां एक आदमी से बात करने लगता है। भाई, तुम लकड़ी का काम करते हो, है ना? क्यों न तुम अपनी लकड़ियां शहर जाकर बेचने का सोचो। इस समय शहर में लकड़ी की बहुत बड़ी मांग है। लोग कड़ाके की ठंड में गर्मी के लिए लकड़ियां ढूंढ रहे हैं। अगर तुम वहां अपनी लकड़ियां बेच सको तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। शहर में? मुझे तो पता ही नहीं था कि वहां कोई लकड़ी खरीदेगा। यहां तो पहले ही इतनी मुसीबतें हैं, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो सही लगता है। अगर सच में वहां लकड़ी की मांग है तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है। मैं कल ही शहर जाने की सोचता हूँ। सच में भाई,
ये मौका हाथ से मत जाने देना। ठंडी का मौसम है, लोग इस वक्त ज्यादा लकड़ी खरीद रहे हैं। तुम्हें जरूर थोड़ा बहुत फायदा होगा, कोशिश तो करो। धन्यवाद भाई, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। अब मुझे लगता है कि हमारी तकलीफें दूर हो सकती हैं। मैं आज ही शहर के लिए निकलता हूँ। बाबूलाल अपने घर के बाहर खड़ा है, सिर झुका हुआ, परेशान और गहरी सोच में डूबा हुआ। वह इस चिंता में है कि शहर तक लकड़ियां कैसे पहुंचाए, क्योंकि पास में लकड़ियां नहीं हैं। तभी उसे बाबा की दी हुई कांच की बोतल याद आती है, जिसे बाबा ने बहुत खास बता कर दिया था। बाबूलाल झिझकते हुए बोतल को जमीन पर फेंकता है और जैसे ही बोतल टूटती है, अंदर से चमत्कारी रूप से लकड़ियां बाहर निकलने लगती हैं। बाबूलाल की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वह ये अद्भुत नजारा देखकर दंग रह जाता है। भगवान का शुक्र है, ये लकड़ियां तो सच में जादुई हैं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इन्हें शहर ले जाकर बेचूंगा और अपनी जिंदगी को दोबारा संवारूंगा। वह जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा करता है और शहर के लिए निकल पड़ता है। बाबूलाल शहर पहुंचता है, लकड़ियां बेचता है और धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाता है। अब उसकी सारी तकलीफें खत्म हो चुकी हैं और वह खुशहाल जीवन जीने लगता है। उसने न केवल अपने और अपनी बहन के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाई, बल्कि सेठ किरोड़ीमल का कर्ज भी चुका दिया। अब बाबूलाल पर कोई बोझ नहीं था और उसकी ईमानदारी और उदारता की चर्चा पूरे गांव में होने लगी।